आज हम लोग डिस्कस करेंगे रोल ऑफ मैथमेटिक्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। तो हमारे पास में डिफरेंट टाइप का मैथमेटिक्स होता है। जैसे अलजेब्रा हमारे पास में होता है, अर्थमेटिक, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स। ऐसे बहुत सारे मैथ के टाइप हैं जो हम लोग हमारे एप्लीकेशंस को सॉल्व करने के अंदर काम में लेते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे मैथमेटिक्स होते हैं, लेकिन अभी आप छोटे बच्चे हैं तो अभी आप लोगों ने उनके नाम नहीं सुन रखे, तो वो मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा। मैं आप लोगों के जितना काम का है उतना मैथमेटिक्स डिस्कस करूँगा, जो आप लोगों ने अपनी बुक्स के अंदर पढ़ा है या आप लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग अलजेब्रा डिस्कस करते हैं। तो देखिए अलजेब्रा किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के अंदर काम में आता है, उसका मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। ठीक है, अलजेब्रा में आप लोगों ने पढ़ा था कि आप लोगों के पास में जब वेरिएबल्स आ जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, अलजेब्रा बोलते हैं। ओके, अब देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का जो मैंने आप लोगों को काम बता रखा है वो है डिसीजन मेकिंग प्लस डिसीजन को ऑप्टिमाइज करना। ठीक है, अब अलजेब्रा किस तरीके से हमारी एक रियल लाइफ प्रॉब्लम में हमको डिसीजन लेने में हेल्प करता है। ओके, तो मान लीजिए हमारे पास में एक बच्चा है राम। ये बच्चा मार्केट में जाता है फ्रूट्स लेने के लिए, और ये फ्रूट्स लेता है मान लो मैंगो। अब इसने मैंगो का प्राइस पूछा और जो शॉपकीपर है उसने मैंगो का प्राइस बताया 30 रुपीज पर किलोग्राम। ठीक है, अब मान लीजिए राम को चाहिए 5 किलोग्राम फ्रूट। तो ये क्या करेगा, जब इसको पता है 1 किलोग्राम का प्राइस 30 रुपीज है तो 5 किलोग्राम का प्राइस कितना होगा, 30 × 5। वो अपने दिमाग में कैलकुलेशन करेगा और वो इसके लिए पे कर देगा 150 रुपीज। अब अगर मान लीजिए राम को 5 किलोग्राम फ्रूट की जगह 6 किलोग्राम फ्रूट चाहिए, तो यहां पर वो क्या करेगा, अब वो डिसीजन मेकिंग करेगा कि उसको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा 6 किलोग्राम फ्रूट के लिए। तो वो सिंपली 30 × 6 कर देगा और वो 180 रुपीज पे कर देगा। ठीक है, अब मान लीजिए हमारे को ये पता नहीं है कि हमें कितना किलोग्राम फ्रूट चाहिए। ठीक है, तो हम मान लेते हैं हमको x किलोग्राम फ्रूट चाहिए, ताकि हम एक फार्मूला बना दें कि उस फार्मूले में फ्रूट की क्वांटिटी डाल दें और वो अपने आप हमको प्राइस बता दे, इतना प्राइस आपको पे करना है। ठीक है, तो हमारा जो फ्रूट, जो हम क्वांटिटी फ्रूट की ले रहे हैं वो वेरिएबल है। तो किसी को 5 किलोग्राम चाहिए, किसी को 3 किलोग्राम चाहिए, किसी को 2 किलोग्राम चाहिए। ओके, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग ये अज्यूम कर लेते हैं कि हमें जो क्वांटिटी चाहिए वो एक्स क्वांटिटी है। तो फ्रूट का प्राइस इनटू फ्रूट की क्वांटिटी, तो ये बन जाएगा आपका फार्मूला 30x दिस इक्वल टू प्राइस। तो फ्रूट का प्राइस आपके पास में कितना आ गया, 30x। अब आपको जो भी क्वांटिटी है वो आप इस x की जगह पर रख देंगे तो आपको फ्रूट का प्राइस पता चल जाएगा आपको कितना प्राइस पे करना है। तो आपने अपने डिसीजन मेकिंग के लिए अलजेब्रा काम में लिया, और अलजेब्रा काम में लेने के बाद में आपको ये पता चल गया कि फ्रूट परचेज करने के लिए आपको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। ओके, अब हमारे पास में फाइनल जो रिजल्ट है इस वक्त वो है 30x। अब देखिए, अगर मान लीजिए मेरा प्राइस y रुपीज है और 30x मेरा फार्मूला बना। ओके, तो मैं क्या करता हूं, मैं इसका एक बार ग्राफ प्लॉट करता हूं। तो मान लीजिए मेरे पास में जो हॉरिजॉन्टल स्केल है वो x एक्सिस है और जो वर्टिकल स्केल है वो y एक्सिस है। हॉरिजॉन्टल स्केल के ऊपर मैं क्वांटिटी ले लेता हूं कि मुझे फ्रूट कितना चाहिए, और वर्टिकल स्केल के ऊपर मेरा प्राइस आ जाएगा। ओके, तो मान लो 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 4 किलोग्राम, और यहाँ पर जो प्राइस बनेगा वो बनेगा 30, 60, 90 एंड 120। तो 1 किलोग्राम फ्रूट के लिए मुझे 30 रुपीज पे करने पड़ेंगे,
2 किलोग्राम फ्रूट के लिए मुझे 60 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, 3 किलोग्राम फ्रूट के लिए मुझे 90 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे और 4 किलोग्राम फ्रूट के लिए मुझे 120 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। इसका मतलब अगर मैं इस प्लॉट को मिलाता हूं तो मेरे पास में एक स्ट्रेट लाइन मेरे को मिलता है। तो जब भी हमें ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन मिलता है, चाहे वो इंक्लाइंड हो और चाहे वो वर्टिकल हो और चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो, उस कर्व को हम बोलते हैं लीनियर कर्व। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में भी जब हम हमारी मशीन को सिखाएंगे कि 1 किलोग्राम का प्राइस 30 है, 2 किलोग्राम का 60, 3 किलोग्राम का 90, 4 का 120, और हम अगर उससे पूछते हैं कि हमें 2.5 किलोग्राम फ्रूट चाहिए तो हमें कितना पे करना पड़ेगा, मशीन आपको रिजल्ट देना चाहिए कि 2.5 किलोग्राम के लिए आपको अप्रोक्सीमेटली 2.5 किलोग्राम के लिए आपको 75 रुपीज पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें मशीन को पहले लर्न कराना पड़ेगा। जैसे आपने फार्मूला लर्न कर लिया कि 30x इसका फार्मूला है, ऐसे ही हमें मशीन को पहले लर्न कराना पड़ेगा कि इसका फार्मूला 30x बनेगा। जब मशीन इस बात को लर्न कर लेगी कि ये फार्मूला 30x बनेगा, उसके बाद में मशीन फिर आपको रिजल्ट देना स्टार्ट कर देगी। फिर मशीन को आप अगर क्वांटिटी बताओगे तो मशीन आपको अमाउंट बता देगी कि इस क्वांटिटी के लिए इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो मशीन भी लर्निंग के साथ में मॉडल क्रिएट करेगी। वो कैसे करेगी वो हम आगे की क्लासेस में देखेंगे। ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ मैथ कैसे इंपॉर्टेंट है मशीन के लिए। तो आपने देखा लीनियर अलजेब्रा का एक एग्जांपल कि हमने कैसे एक मैथमेटिकल मॉडल बनाया। अब ये जो था ये आपकी प्रॉब्लम थी, ये आपकी एक रियल लाइफ प्रॉब्लम थी जिसका हमने मैथमेटिकल मॉडल ड्रॉ करा, और ये जो y=30x है ये मैथमेटिकल मॉडल है, इसी को मैथमेटिकल मॉडलिंग बोलते हैं। हमारी रियल लाइफ प्रॉब्लम को, अगर हमारी कोई भी रियल लाइफ प्रॉब्लम है तो हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ता है मैथमेटिकल मॉडल के अंदर। और जब अगर मैथमेटिकल मॉडल हमको मिल गया तो 100% हमारी रियल लाइफ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी हमको मिल जाएगा। ठीक है, अब दूसरा हम लोग एग्जांपल लेते हैं। ये बात हुई अलजेब्रा की। अब हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स की। तो स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, मान लीजिए मेरे पास में 6th क्लास है। मान लीजिए मेरे पास में एक 6th क्लास है और मुझे उस 6th क्लास का एक बास्केट बॉल टीम बनाना है। ठीक है, तो बास्केटबॉल टीम के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे जो रिक्वायरमेंट होगी वो रिक्वायरमेंट किस टाइप का होगा कि मेरे पास में बच्चे की हाइट अच्छी होनी चाहिए, बच्चे का स्टेमिना अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो मान लो आपकी क्लास में 100 स्टूडेंट हैं और मेरे को बास्केटबॉल टीम के लिए केवल 10 स्टूडेंट्स सेलेक्ट करने हैं। तो सबसे पहले मैं क्लास में जाकर के स्टूडेंट्स का विलिंगनेस लूंगा, कौन कौन स्टूडेंट बास्केटबॉल टीम के बास्केटबॉल खेलना चाहते हैं। मान लो मेरे पास में विलिंगनेस आता है 20 स्टूडेंट्स का। अब मुझे इन 20 में से 10 सेलेक्ट करने हैं, क्योंकि 20 की 20 खेलना चाहते हैं, लेकिन मुझे क्या करना है, इन 20 में से 10 को सेलेक्ट करना है। आउट ऑफ 20 आई हैव टू सेलेक्ट 10 स्टूडेंट्स फॉर माई बास्केटबॉल टीम। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया फिक्स करूंगा ताकि मुझे पता चले, मैं डिसीजन ले पाऊं कि मुझे कौन से 10 बच्चे लेने हैं। तो मुझे क्या करना है, डिसीजन मेकिंग करनी है। ठीक है, तो मैं इन 20 स्टूडेंट्स का डेटा इकट्ठा करूंगा, मैं इन 20 स्टूडेंट्स का डेटा कलेक्ट करूंगा। ओके, अब मैं इनका डेटा कैसे कलेक्ट करता हूं, डेटा कलेक्ट करने के लिए पहले मैं कुछ पैरामीटर फिक्स करूंगा। उसमें मान लो मैं पहला पैरामीटर फिक्स करता हूं स्टूडेंट की हाइट कितनी है। तो यहां मान लीजिए मेरे पास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ये फर्स्ट स्टूडेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये 20th स्टूडेंट। ओके, अब मुझे इन 20th स्टूडेंट का डेटा लेना है। तो मैंने फर्स्ट स्टूडेंट मतलब मैंने फर्स्ट पैरामीटर लिया हाइट, स्टूडेंट्स की हाइट कितनी है। अब मान लो फर्स्ट स्टूडेंट की कुछ हाइट होगी, सेकंड की कुछ हाइट होगी, थर्ड की कुछ हाइट होगी, फोर्थ की होगी, फिफ्थ की होगी, ऐसे 20 स्टूडेंट्स की हाइट मैंने लिख लिया यहाँ पर।
अब मैं मेरे पास में जो 10 स्टूडेंट्स जिनका हाइट ज़्यादा है, असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर लूंगा या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लूंगा, तो जो फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स होंगे मैं उनको अलग से छांट लूंगा कि इनकी हाइट सबसे ज़्यादा है, इसलिए इन 10 बच्चों को लेना चाहिए। ओके, अब मान लीजिए मुझे मुझे लगता है कि केवल हाइट से मेरा पर्पज सॉल्व नहीं होगा, मुझे कुछ और भी इसके अंदर लेना चाहिए। ठीक है, तो मैं एक पैरामीटर और ले लेता हूं यहाँ मैं ले लेता हूं बॉडी मास इंडेक्स। आप सब लोग जानते होंगे बॉडी मास इंडेक्स का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, ये हाइट और वेट का रेशियो होता है बॉडी मास इंडेक्स। ओके, तो मान लीजिए मैं यहाँ पर इनका बॉडी मास इंडेक्स ले लेता हूँ। मेरे पास में कुछ बॉडी मास इंडेक्स आ जाएगा इन सब बच्चों का। अब मैं मेरे पास में दो पैरामीटर हो गए, तो जिनका हाइट और वेट का रेशियो परफेक्ट है और जिनकी हाइट ज़्यादा है, अब मैं उन बच्चों को छांटूंगा जो ये दो पैरामीटर को फुलफिल करते हो। ठीक है, हो सकता है किसी की हाइट ज़्यादा हो लेकिन उसका बीएमआई बिगड़ा हुआ हो, या किसी का बीएमआई परफेक्ट हो लेकिन उसकी हाइट थोड़ी छोटी हो। तो यहाँ पर हमको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा कि हम बीएमआई के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे या हाइट के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। ठीक है, अब मैं इसको और थोड़ा सा, मुझे डिसीजन लेने में और थोड़ी फ्रीडम मिलनी चाहिए, तो मैं इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम और बढ़ा देता हूँ। तो मैं एक पैरामीटर और ले लेता हूँ, मैं उसका नाम दे देता हूँ, मान लो मैं यहाँ पर एक पैरामीटर मान लेता हूँ कि वो स्टूडेंट पहले कोई मैच खेला है या नहीं खेला हुआ, ये ऑलरेडी बास्केटबॉल का प्लेयर है या नहीं है। अब देखिए, अगर वो बास्केटबॉल का प्लेयर है तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर यस लिखना पड़ेगा। मान लीजिए ये 3 स्टूडेंट बास्केटबॉल के प्लेयर हैं, फिर ये बाकी नो है, फिर कोई यस है, फिर कोई नो है, इस तरीके से। तो देखिए अब यहाँ पर क्या कैटेगरिकल डेटा आ गया। इसको मैं क्या बोलता हूँ, जब भी हमारे पास में इस तरीके के स्टेटमेंट आ जाते हैं उसको मैं बोलता हूँ कैटेगरिकल। तो अब कैटेगरिकल डेटा आ गया, कैटेगरी हो गई यस और नो के बीच में। तो यहाँ पर मेरे पास क्या मैथमेटिकल नंबर नहीं है। अब मैथमेटिकल नंबर नहीं है तो फिर मैं कैलकुलेशन कैसे करूंगा, स्टेटमेंट पर तो कैलकुलेशन होती नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मैं नंबर्स के अंदर। तो मैं इसको नंबर्स के अंदर कैसे कन्वर्ट करूंगा, मैं ऐसा करूंगा कि यस का मतलब 1 हो जाए और नो का मतलब 0 हो जाए। तो मैं इन नंबर्स को फिर मैं रिप्लेस करता हूँ। यस की जगह मैं लिखूंगा 1 और नो की जगह पर मैं लिखूंगा 0। तो अब ये भी नंबर बन गए। ठीक है, तो अब मेरे पास जब इतने सारे पैरामीटर्स आ जाएंगे तो फिर मैं इन पैरामीटर्स को देख करके प्रायोरिटी चेक कर लूंगा, प्रायोरिटी सेलेक्ट कर लूंगा कि जो पहले ऑलरेडी प्लेयर्स हैं, जो पहले से बास्केटबॉल खेलते हैं, मैं फर्स्ट प्रायोरिटी उनको दे दूंगा। सेकंड प्रायोरिटी में उनको दे दूंगा जो एकदम फिजिकली फिट हैं, जिनका बॉडी मास इंडेक्स एकदम परफेक्ट है। थर्ड प्रायोरिटी में उनको दे दूंगा जिनकी हाइट ज़्यादा है। तो इस तरीके से जो 10 स्टूडेंट मेरे पास में ऊपर निकल करके आएंगे, मैं उन 10 स्टूडेंट्स को अपनी बास्केटबॉल टीम के अंदर चूज कर लूंगा, क्योंकि उनके ऊपर मुझे कम से कम मेहनत करनी पड़ेगी और वो बहुत कम मेहनत के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट देने लायक हो जाएंगे। तो आप लोगों ने देखा किस तरीके से स्टैटिस्टिक्स में मैंने क्या करा, डेटा इकट्ठा करा, और डेटा इकट्ठा करके मैंने डिसीजन लिया कि मुझे कौन से 10 स्टूडेंट को बास्केटबॉल टीम के अंदर लेना चाहिए। ठीक इसी तरीके से मशीन लर्निंग, जैसा मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, ये डेटा साइंस भी होता है। तो यहाँ हम इस तरीके से डेटा इकट्ठा करते हैं और डेटा को कलेक्ट करने के बाद में वो डेटा हमारे डिसीजन मेकिंग के अंदर काम में आता है। तो केवल डेटा इकट्ठा कर लेने से कुछ नहीं होता, इसके ऊपर मैथमेटिकल प्रोसेसिंग भी होती है, जैसे आप लोगों ने मीन मॉड मीडियन पढ़े थे। ठीक है, आप और भी आगे बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं केवल ओवरव्यू बता रहा हूँ मैथ कैसे इंपॉर्टेंट है मशीन लर्निंग के अंदर। तो आपने देखा स्टैटिस्टिक्स का रोल, स्टैटिस्टिक्स कैसे डिसीजन लेने में मदद कर रहा है कि हमें एक बास्केटबॉल किस तरीके से चूज करना है, उसके प्लेयर्स किस तरीके से चूज करने हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं प्रोबेबिलिटी थ्योरी का। तो प्रोबेबिलिटी थ्योरी में भी आप लोगों ने पढ़ रखा है कि प्रोबेबिलिटी आप लोग कैसे कैलकुलेट करते हो। प्रोबेबिलिटी आप लोग कैलकुलेट करते हो नंबर ऑफ फेवरेबल केस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केस, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए इज द नंबर ऑफ chance of getting A. Probability of event A is equal to number of chance of getting A divided by total number of chance.
दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। ओके, तो प्रोबेबिलिटी में हम लोग क्या बताते हैं, हम लोग बताते हैं कि किसी भी इवेंट के होने का कितना % चांस है कि वो इवेंट होगा, और किसी भी इवेंट के ना होने का कितना % चांस है कि वो इवेंट ना होगा। तो प्रोबेबिलिटी से मैं डिसीजन मेकिंग कैसे करता हूँ, प्रोबेबिलिटी से मैं इस तरीके से डिसीजन मेकिंग करता हूँ कि मान लीजिए क्रिकेट, आज के क्रिकेट मैच के अंदर सचिन तेंदुलकर खेल रहा है। ओके, और सचिन के खेलने पर इंडिया के जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है। ओके, और मान लीजिए फिर इंडिया पहले बैटिंग कर रहा है। ओके, इंडिया फर्स्ट बैटिंग कर रहा है, तो जब सचिन खेल रहा हो और इंडिया फर्स्ट बैटिंग कर रहा हो तब इंडिया के जीतने का प्रोबेबिलिटी कितना होता है। और मान लीजिए इंडिया कैलकाटा में खेल रहा है, तो अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि जब सचिन तेंदुलकर इंडिया की क्रिकेट टीम में है, खेल रहा है, प्लेइंग 11 में है, इंडिया इंडिया फर्स्ट नंबर पे बैटिंग कर रहा है, और मैच जो है कैलकाटा के अंदर हो रहा है, तो जब ये तीनों इवेंट होते हैं तो इंडिया के जीतने का प्रोबेबिलिटी कितना है, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे पास में जितना जितना अगेन डेटा होगा, और जब हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उस पर्टिकुलर मैच को जीतने में इंडिया का कितना % चांस है। ठीक है, तो वो डिसीजन मेकिंग के अंदर काम में आता है। तो हो सकता है इंडिया हार जाए, हो सकता है आपके पास में रिजल्ट निकल करके आए कि इंडिया का जीतने का चांस 65% है और इंडिया के हारने का चांस 35% है। ओके, अब ये केवल प्रोबेबिलिटी है, ये डैम श्योर नहीं बोल रहा हो कि अगर ये सब इवेंट्स होंगे तो इंडिया जीतेगा ही जीतेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, इंडिया हार भी सकता है, बट यहाँ पर हम लोग डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं कि अगर ये सारे इवेंट हैं तो इंडिया के जीतने का चांस 65% हो जाता है। ओके, तो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी थ्योरी भी डिसीजन मेकिंग के अंदर काम में आती है। कि एक चीज हमने देखा कि मशीन लर्निंग में हम लोग अभी केवल डिसीजन ले रहे हैं, डिसीजन लेने के साथ में उस डिसीजन को हमें ऑप्टिमाइज भी करना पड़ता है। ऑप्टिमाइज का मतलब मैक्सिमाइज, हमें अपने रिजल्ट को मैक्सिमाइज भी करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मुझे मेरे को किसी डेस्टिनेशन ए से किसी दूसरे डेस्टिनेशन बी तक जाना है, और ए से बी तक जाने के लिए मेरे पास में 3 रास्ते हैं। ये फर्स्ट, ये सेकंड वे, और ये थर्ड वे। ओके, अब जो फर्स्ट वे है, ये मान, अब यहां पर जो फर्स्ट टास्क है वो है डिसीजन। तो डिसीजन के अंदर क्या आएगा कि मुझे डेस्टिनेशन ए से डेस्टिनेशन बी तक जाना है। अब डेस्टिनेशन ए से डेस्टिनेशन बी तक जाना है, ये मैंने डिसीजन ले लिया, लेकिन मुझे अपने डिसीजन को ऑप्टिमाइज करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे चूज करना पड़ेगा कि मैं कौन से रास्ते से जाऊं कि मेरे एफर्ट्स कम से कम लगे। ओके, अब मान लो अगर मैं डेस्टिनेशन ए से डेस्टिनेशन बी तक पाथ 1 से जाता हूं, तो पाथ 1 मान लीजिए ये एक लॉन्गेस्ट पाथ है, लेकिन ये एकदम क्लियर पाथ है, यहाँ पर कोई ट्रैफिक नहीं रहता। ये बिल्कुल, मान लीजिए 2 शॉर्टेस्ट पाथ है, देन 3 एंड देन 1। ओके, तो अगर मैं पैदल जा रहा हूं, अगर मेरे पास में कोई भी व्हीकल नहीं है ए से बी तक जाने में, तो मैं फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी दूंगा शॉर्टेस्ट पाथ को, कि मैं पाथ 2 के थ्रू जाऊं ताकि मैं जल्द से जल्द पहुंच सकूं। अगर मान लीजिए पाथ 2 जो है वो सबसे छोटा तो है, लेकिन यहाँ पर ट्रैफिक जो है वो सबसे ज्यादा रहता है, यहाँ ट्रैफिक का लोड मैक्सिमम है, 3 पर ट्रैफिक का लोड कम है, और 1 पर ट्रैफिक का लोड सबसे कम है। तो 2 पर ट्रैफिक का लोड ज़्यादा है, लेकिन अगर मेरे पास में कोई व्हीकल नहीं है और वो शॉर्टेस्ट पाथ है, तो मैं पाथ नंबर 2 को सेलेक्ट करूंगा, उसको प्रेफरेंस दूंगा कि मैं इस रास्ते से जाता हूँ, क्योंकि वो मेरा ऑप्टिमाइजेशन, मैं अपने अपने पाथ को ऑप्टिमाइज कर रहा हूँ। इसी तरीके से अगर मान लीजिए मेरे पास में व्हीकल है, और व्हीकल है तो मैं उसको ट्रैफिक वाले रास्ते में नहीं घुसाना पसंद करूंगा,
क्योंकि ट्रैफिक के अंदर मुझे बार बार गियर बदलना पड़ेगा, ब्रेक लगाना पड़ेगा, है ना, वो टाइम कंज्यूम करेगा। तो मैं क्या करूंगा कि मुझे पता है पाथ 1 के ऊपर बिल्कुल ट्रैफिक नहीं है, वो एकदम खाली सड़क है, तो मैं अपना जो डिसीजन होगा वो ये होगा कि मैं इस पाथ 1 के थ्रू डेस्टिनेशन बी पर पहुंचूं। तो इस तरीके से मेरे मेरे पास में जो रिसोर्सेज हैं और रिसोर्सेज को देख करके मैं अपना डिसीजन को ऑप्टिमाइज करूंगा कि मुझे कौन से पाथ को चूज करना चाहिए। ठीक है, तो एक चीज होती है डिसीजन लेना और एक टर्म होता है उस डिसीजन को ऑप्टिमाइज करना। तो ऑप्टिमाइज करने के लिए भी आपको बहुत सारा मैथ पढ़ना पड़ता है। अभी उसका हम बात नहीं कर रहे कि ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे हम हमारे डिसीजन को। अभी हम सिर्फ इतना सा, मैं आपको इतना समझा रहा हूं कि डिसीजन अगर आप ले रहे हैं तो आपको उस डिसीजन को ऑप्टिमाइज भी करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो आप इस ऑप्टिमाइज को मत भूलिए, ऑप्टिमाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। तो आप लोगों ने देखा कि अभी हमने कुछ मैथमेटिकल पोर्शंस देखे, अलजेब्रा, हमने स्टैटिस्टिक्स देखा, हमने प्रोबेबिलिटी देखा, हमने ऑप्टिमाइजेशन देखा। ऐसे ही और भी बहुत सारे मैथमेटिकल टूल्स हैं जो हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के अंदर काम में आते हैं। इसलिए आप अगर कुछ भी पढ़ रहे हैं, आपकी बुक के अंदर कुछ भी लिखा हुआ है, वो सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। और जब जब कभी भी आपको लगता है कि आपको एक मशीन के अंदर इंटेलिजेंसी डालनी है, तो आप अपनी मैथ की बुक्स उठा करके देखें कि वहां पर कैसे काम हो रहा है। आप नेचर को देखें, नेचर कैसे काम कर रही है। जो काम नेचर कर रही है आपको उसका मैथमेटिकल मॉडल बनाना है, और उस मैथमेटिकल मॉडल बनाने के बाद में जो आपकी मैथ के अंदर तरीके दे रखे हैं उनसे उनको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद में आपको वो मशीन को सिखाना है। और जब मशीन सीख जाएगी तो मशीन आपकी तरह डिसीजन लेना चालू कर देगी। ठीक है, तो अब मैंने आप लोगों को बता दिया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में मैथ कितना इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि नेचर इंस्पायर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी टेक्निक्स क्या क्या होती हैं और वो कैसे डिसीजन लेती हैं, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।